everyone, welcome to the journey of understanding economics. कल के लेक्चर में हमने 1.4 तक कवर किया था. आज हम 1.5 जो मैंने आपको कल दिखाया था जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में. In this section, we briefly identify the most important international economic problems and challenges facing the world today. इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम आज देखेंगे. These are the problems that the study of international economic theories and policies can help us understand and evaluate suggestions for their resolution. यही प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं इंटरनेशनली और जो थियोरीज़ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये थियोरीज़ के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स हम कम कैसे कर सकते हैं. The most serious economic problem in the world today is the slow growth and high unemployment facing the US and most other advanced countries. बहुत ही स्लो ग्रोथ है, चाहे वहाँ पे स्किल्ड लेबर हो चाहे नहीं हो, चाहे रिसोर्स रिच कंट्री है, जो भी है, अबंडेंस भी है, बट फिर भी स्लो ग्रोथ रेट है. साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है. नॉट ओनली द डेवलपिंग कंट्रीज़ बट ऑल्सो द डेवलप्ड कंट्रीज़ अंडर एडवांस कंट्रीज़ उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? On the trade side, the most serious problem is rising protectionism in advanced countries in the context of rapidly globalizing world. जितने भी प्रोटेक्शन एडवांस कंट्रीज़ लगाते हैं, टैरिफ्स है, इम्पोर्ट कोटा है, वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए. On the monetary side are the excessive volatility of exchange rates, that is very large fluctuation in international value of national currencies. मैंने आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात की थी. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने के वजह से एक्सचेंज रेट बहुत वेरी करता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है. सो दिस इज़ ऑन द मॉनेटरी साइड. ये अगेन एक डिफ़िकल्टी हो जाती है बिकॉज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अपने खुद के डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है. And there are large and persistent misalignments, that is the fact that exchange rate can be far out of equilibrium for long periods of time. तो persistent misalignment हो जाता है equilibrium से अलग, right? Say for example, equilibrium हमारा इक्विलिब्रियम समथिंग अराउंड 60 पे है लेकिन हमारा रेट यहाँ पे 65 पे या 58 पे अलाइन हो जाए थोड़े टाइम पीरियड के लिए ड्यू टू सम रीजंस. तो वो भी क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी हम समझते हैं. Other serious international economic problems are the deep structural imbalances in the US, slow growth in Europe and Japan, and insufficient restructuring in the transition economies of Central and Eastern Europe, the deep poverty in many developing countries and resource scarcity, environmental degradation and climate change, and the danger they pose for continued growth and sustainable world development. So ये सारे problems है जो हम फेस करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियोज पे. अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फॉलोज. फर्स्ट, स्लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन एडवांस इकोनॉमीज आफ्टर द ग्रेट रिसेशन. ग्रेट रिसेशन के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन दैट हैपेंड इन 1930s, मैं ग्रेट रिसेशन की बात कर रही हूँ. हमने पहले ही देखा ग्रेट रिसेशन कब हुआ था. ग्रेट रिसेशन 2008-9 के जो ग्लोबल क्राइसिस हुए थे उसे ग्रेट रिसेशन कहते हैं. सो उसके बाद एडवांस कंट्रीज़ में स्लो ग्रोथ होने लगा एंड साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है. In 2010-11, advanced economies experienced slow growth and high unemployment as they came out of most serious financial and economic crisis, often referred to as Great Recession, since the Great Depression of 1929.
1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो ग्रेट रिसेशन था 2008 में यूएस में जो हुआ था। The 2008-9 crisis started in US subprime high-risk housing mortgage market in August 2007. So it was a subprime housing mortgage market जिसमें risk ज़्यादा लगने लगा and people were not investing much and therefore उधर से फिर financial crisis start होने लगे. They were more people who couldn't pay back the loans. So that's the reason risk बढ़ गया था and then spread to entire financial and real sectors of the US economy in 2008. So उसके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी उसकी पूरी स्टोरी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो हम इन डेप्थ नहीं देखेंगे. वो देन पूरे इकोनॉमी में हमने पहले ही देखा कि अगर एक क्राइसिस एक कंट्री में हो रहा है तो वो दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल जाता है. And from there to the rest of the world, the US and other advanced nations responded by rescuing banks and other financial institutions from bankruptcy. So उन्होंने then US और एडवांस नेशन ने क्या किया, बैंक्रप्सी ना हो जाए तो वो बचाव के लिए थोड़ी चीज़ें कर रहे थे, बैंक्स को रेस्क्यू कर रहे थे. Bankruptcy, slashing interest rate and introducing huge economic stimulus packages. काफ़ी सारे लाइक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी या इस तरीके से वो लोग केटर कर रहे थे इस प्रॉब्लम को. These efforts, however, only succeeded in preventing the economic recession from being deeper than otherwise. So ये सारे जो efforts थे गवर्नमेंट्स के वो सिर्फ थोड़ा कम कर पाए, प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पाए. Even though the recession was officially over in 2010, slow growth and high unemployment remain the most serious economic problem facing most advanced nations. So उसके बाद भी जैसे मैंने बोला ख़त्म नहीं कर पाए, स्टिल वो persistent था, खाली डीपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ. इस वजह से आफ्टर 2010 जब ख़त्म हुआ उसके बाद भी there still existed some problem which was slow growth, unemployment and so on. These problems are even greater for Greece, Ireland, Portugal, Spain and Italy. बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा था, यूएस के लिए कम होगा. which remain in deep crisis from over-borrowing, unsustainable budget deficit and loss of international competitiveness. तो एक उन्होंने ऑलरेडी क्राइसिस के टाइम पे बोरोइंग किया था, उस बोरोइंग को केटर करने के लिए और बोरोइंग कर रहे थे सो दैट वो अपने इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो कर पाएँ. तो ओवर बोरोइंग हो रहा था, अनसस्टेनेबल बजट डेफिसिट चल रहा था. बजट डेफिसिट क्या होता है, जब आपका बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो बजट रिसीट से, रिसीट रेवेन्यू से. रेवेन्यू क्या होता है, टैक्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है. तो जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है और टैक्सेस से रेवेन्यू कम मिल रहा है, टैक्सेस नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, दूसरा रेवेन्यू भी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो उससे कम रेवेन्यू आ रहा है, समझो 100 रुपये रेवेन्यू आ रहा है और ख़र्चा 150 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ इज़ द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस तरीके से बजट डेफिसिट चल रहा था उनका. लॉस ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनली दे वर नॉट फेसिंग एनी कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज ऑफ दिस. उनका क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और वो अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पा रहे थे. सेकेंड प्रॉब्लम इज ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इन एडवांस कंट्रीज इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड. कितने सारे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म लगा दिए थे. ट्रेड क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे प्रोटेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैरियर्स लगा देना. इन द स्टडी ऑफ द प्योर थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन पार्ट 1, जब हम आगे प्योर थियोरी करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी थियोरीज हैं वो करेंगे, वी सी दैट द बेस्ट पॉलिसी फॉर द वर्ल्ड एज अ होल इज़ फ्री ट्रेड. हम लोग तभी देखेंगे कि फ्री ट्रेड इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमने अजम्पशन की बात की थी, अजम्पशन में भी एक अजम्पशन है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज़ फ्री ट्रेड. तो वो सारे वर्ल्ड, सारे नेशंस जितने भी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है फ्री ट्रेड रखना.
With free trade, each nation will specialize in production of the commodity that it can produce more efficiently, and by exporting some of them, obtain more of other commodity than it could produce at home. So through free trade वो जो commodity efficiently बना पा रही है, हम theories में देखेंगे उसको कि वो जो कमोडिटी एफिशिएंटली बना पा रही है, अच्छे से बना पा रही है, कम कॉस्ट में बना पा रही है, वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी उस प्रोडक्ट का। साथ ही साथ जो वो अच्छे से नहीं बना पा रही है, जिसके लिए कॉस्ट ज़्यादा है, वो इम्पोर्ट करेगी रादर देन प्रोड्यूसिंग एट होम, जिससे उसका गेन्स बढ़ जाएगा। In the real world, however, most nations impose some restrictions on the free flow of trade. Reality में you can't see free trade, थोड़े बहुत restrictions होते हैं. Although invariably justified on national welfare grounds, trade restrictions are usually advocated by and greatly benefit a small minority of producers in the nation at the expense of mostly silent majority of consumers. So जब हम ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उसमें सिर्फ थोड़े बहुत प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट होता है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बाकी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी बेनिफिट नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज़ नाउ exacerbated by the increasing competitive challenge that advanced countries face from the leading emerging market economies, particularly China and India. तो ये ज़्यादा अभी दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखाई दे रहा है। Widespread fears of large job losses have led to calls for protection from foreign competition in advanced countries, especially US. So क्या हो जाता है ना कि if you are importing, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। Say this A country is importing से कमोडिटी X, तो वो कमोडिटी X प्रोड्यूस नहीं करेगी, produce of X commodity not done, meaning production of X commodity not done, तो जॉब लॉसेस होगा। तो अब जॉब्स अगर वापस देने हैं तो आपको इस एक्स कमोडिटी को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको इम्पोर्टिंग कम करना पड़ेगा। इम्पोर्टिंग के लिए आप इम्पोर्ट में कुछ बैरियर्स डाल दो ताकि प्रोडक्शन डोमेस्टिकली हो सके। The challenge for advanced countries is how to remain competitive, avoid major job losses, share in benefits of globalization and avoid increased protectionism. So advanced countries का यही प्रॉब्लम है, चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कैसे वो कॉम्पिटिटिव भी हों इंटरनेशनली, साथ ही साथ जॉब लॉस भी ना हो उनको अपने कंट्री में डोमेस्टिकली, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन से कुछ उनको बेनिफिट भी मिले, बिकॉज एवरी वन इज़ हियर फॉर बेनिफिट, राइट, तो उनको बेनिफिट भी मिले। अवॉइड प्रोटेक्शनिज्म भी ज़्यादा अवॉइड कर सके, दूसरे खुद अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे कंट्री इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ना कर दें, तो वो भी उन्हें चैलेंज है, उनको फेस करना पड़ता है। हाउ एडवांस कंट्रीज़ कैन मीट दिस चैलेंज इज एग्जामिन्ड इन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम यही देखेंगे कि कैसे वो लोग फेस करते हैं ये सारे चैलेंजेस में। थर्ड, excessive fluctuations and misalignment in exchange rate and financial crisis. In the study of international finance in part 3, we see that exchange rate have exhibited excessive fluctuation and volatility as well as persistent misalignment or disequilibrium. हम 13 से 15 चैप्टर जो है, जो कि पार्ट 3 है, उसमें हम एक्सचेंज रेट के बारे में समझेंगे एंड एक्सचेंज रेट में कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्यों फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्यों वो रेट वॉलेटाइल है, एंड मिसअलाइनमेंट क्यों होता है, यानी डिसइक्विलिब्रियम पे क्यों चला जाता है, या सरप्लस या डेफिसिट क्यों होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, रेट इधर होना मतलब क्या होता है एंड इधर होना मतलब क्या होता है, समझते हैं। ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो 65 पे सप्लाई ज़्यादा है
डिमांड कम है, जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम है तो क्या होगा, आपका सरप्लस होगा। इस जगह पर आपका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। तो आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपका डेफिसिट होगा। मैंने इन शॉर्ट आपको सिर्फ समझाया है, ये हम इन डेप्थ जब हम वो चैप्टर्स करेंगे तब देखेंगे। उनको डिसइक्विलिब्रिया बोलते हैं, सरप्लस या डेफिसिट होना। पीरियोडिक फाइनेंशियल क्राइसिस हैव आल्सो लेड टू financial and economic instability and dampened growth in advanced and emerging markets alike. Witness the financial crisis that started in Southeast Asia in 1997 and in US 2007. So ये जो financial crisis है वो इन्हीं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के वजह से, यानी वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट के वजह से ज़्यादा डीपन हो जाते हैं, ज़्यादा वर्सन कर देते हैं क्राइसिस को। जो 2 क्राइसिस हुए थे वो इन एक्सचेंज रेट के वॉलेटाइल होने के वजह से भी उनको एक बूस्ट मिला था ताकि वो क्राइसिस और बढ़ सके। These can disrupt the pattern of international trade and specialization and can lead to unstable international financial conditions throughout the world. इनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पे अफेक्ट पड़ेगा एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंडीशन भी वर्सन होगा। They have also led to renewed calls for reforms of the present international monetary system and for more international coordination of economic policies among the leading economies. So इन प्रॉब्लम्स के वजह से हम सॉल्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो वॉलेटाइल ज़्यादा ना हो, कि अगर वॉलेटाइल है भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो उसके वजह से, एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी जो एक कंट्री में लेते हैं उसकी वजह से दूसरे कंट्री में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। Structural imbalance in advanced economies and insufficient restructuring in transition economies. The US faced deep structural imbalances in the form of excessive spending and inadequate national saving. So उनका US एक फेस करता है कि वो सेविंग्स बहुत कम कर रहा है, whereas spending बहुत ज़्यादा है. This means US is simply living beyond its means by borrowing excessively abroad. तो अगर आपका सेविंग्स कम है वेराज आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर को कहाँ से केटर कर पाओगे, पैसे कहाँ से आएगा, यू बोरो। तो बोरो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब बोरो कर रहे हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक लोन बर्डन बन जाता है। द रिज़ल्ट इज़ ह्यूज कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो होगा क्योंकि वो बोरोइंग कर रहे हैं। कैपिटल इनफ्लो होगा तो क्या होगा, ओवर वैल्यूड डॉलर, राइट। ओवर वैल्यूड क्यों, कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, सप्लाई बढ़ जाएगा। मैंने उस दिन आपको दिखाया था, सप्लाई बढ़ गया तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, ओवर वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा डॉलर का, राइट। जब वैल्यू बढ़ जाता है, अप्रिसिएशन होना, अप्रिसिएशन मतलब क्या, वैल्यू बढ़ना। रेट कम होगा लेकिन वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ओवर वैल्यूड डॉलर, ह्यूज एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड डेफिसिट्स, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोरो कर रहे हो, बोरोइंग से आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा, तो जिसके वजह से, अब इसके वजह से अगर आप बात करो, एप्रिसिएशन के वजह से क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग मोर, एक्सपोर्टिंग लेस, आपका ट्रेड डेफिसिट होगा। अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशंस, तो दैट कैन लीड टू अनस्टेबल, अगेन आपको इस हायर इम्पोर्ट्स को केटर सी एक चेन बनाते हैं अपन, क्या है, ट्रेड, आप सेविंग्स कम कर रहे हो, सेविंग्स आर लेस एंड एक्सपेंडिचर आर हाई, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोरोइंग करोगे। बोरोइंग के वजह से क्या होगा, बोरोइंग के वजह से कैपिटल इनफ्लो होगा। आप दूसरे कंट्री से बोरो कर रहे हो तो वो आपको पैसे देंगे तो कैपिटल इनफ्लो होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, राइट। कैपिटल इनफ्लो के वजह से क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई बढ़ जाएगा,
सप्लाई बढ़ने के वजह से हमने क्या देखा, सप्लाई बढ़ने के वजह से आपका रेट कम होता है, रेट कम होता है यानी अप्रिसिएशन होता है। अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू इंक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज होना, राइट। इसके वजह से क्या होगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इंपोर्ट्स अब चीपर है, एक्सपोर्ट्स कम होंगे। जब आपका इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब यू आर पेइंग मोर, एंड एक्सपोर्ट्स करना मतलब आपको यू आर गेटिंग पेमेंट, सो रिसीट्स कम है, सो रिसीट्स कम है, पे ज़्यादा कर रहे हो, और क्या होगा, और डेफिसिट होगा, और ट्रेड डेफिसिट होगा, और आप बोरोइंग करोगे। सो दिस इज़ लाइक अ ट्रैप, आप जाते जाओगे उसमें। सो फाइनेंशियल कंडीशन और अनस्टेबल हो जाती है। यूरोप फेसेस इनफ्लेक्सिबल लेबर मार्केट एंड जापान सीरियस इनएफिशिएंसीज इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो यूरोप अगर आप देखें तो वो वहाँ पे लेबर मार्केट बहुत इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत इनफ्लेक्सिबल है, सप्लाई फ्लेक्सिबल नहीं है, डिमांड फ्लेक्सिबल नहीं है। जापान में इनएफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, रिच से लेकर पुअर को देना। टैक्स सिस्टम हम जैसे कहते हैं, टैक्स लेके एक्सपेंडिचर करना, पुअर को देना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है वहाँ का, विच स्लोज देयर ग्रोथ, तो इस वजह से ग्रोथ भी कम हो जाती है। ट्रांजिशन इकोनॉमीज, that is the former communist countries of Central and Eastern Europe, require additional economic restructuring in order to establish full-fledged market economies and achieve more rapid growth. जो ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ हैं, दैट इज़ नथिंग बट द कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, उनको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है ताकि वो फुल फ्लेजेड मार्केट इकोनॉमीज़ बना सकें एंड रैपिड ग्रोथ कर सकें। रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। inadequate growth in these areas dampen the growth of the entire world economy and lead to calls for protectionism। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर इनएडिक्वेट ग्रोथ होता है तो ग्रोथ डैम्पन हो जाता है एंटायर वर्ल्ड का, साथ ही साथ प्रोटेक्शनिज्म फिर लाने की ज़रूरत पड़ती है। दस वी सी हाउ नेशनल एंड रीजनल चैलेंजेस क्विकली बिकम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन आर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। तो हम स्टार्टिंग से यही देख रहे हैं, एक कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे कंट्री में फैल जाती है। तो नाउ योर इंटर रीजनल और इंटर लोकल challenges are not just within your nation, it's like it's now became a global economic problem as well because of the interdependence between the countries। तो वो हम पार्ट 4 में देखेंगे जहाँ पे हम ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करेंगे। डीप पॉवर्टी इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, even though many developing countries especially China and India have been growing very rapidly, some of the poorest developing nations, particularly those of sub-Saharan Africa, face deep poverty। Deep poverty क्या होता है, people are not even getting one time meal, इतना poor है। So deep poverty है उन countries में। Unmanageable international debts, even the country is poor because they are not even able to pay off their debts, not able to manage their debts। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया है, इकोनॉमी इज़ नॉट ग्रोइंग, स्टैगनेंट है। एंड वाइडनिंग इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज़, इंटरनेशनली भी वो इनइक्वल है। इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहे, बहुत लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। There are today more than 1 billion people, about 1/6 of the world population, who live on less than $1.25 a day। तो एक दिन के लिए भी उनको इतना पैसा नहीं है, सो दैट दे आर एबल टू गेट फूड फॉर देम सेल्फ। मोर देन, ऐसे लोग कितने हैं, मोर देन 1 बिलियन, मतलब about 1/6 of the world population। World where millions of people starve each year, not only in unacceptable from is each year not only is unacceptable from an ethical point of view but also can hardly be expected to be peaceful and tranquil। तो ये जो millions of people starve कर रहे हैं, that is morally not
acceptable, right? Chapter 11 and 12 will examine why international inequalities in standard of living between the rich and many of the poorest developing countries of the world are so large and widening, and what can be done to stimulate growth in world's poorest countries. तो चैप्टर 11 एंड 21 जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें बताया गया कि पावर जो इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, वो कैसे कैसे डीपन है इन पुअरेस्ट कंट्रीज़ में, क्यों है, राइट, एंड साथ ही साथ कैसे उन कंट्रीज़ में ग्रोथ ला सकते हैं वो भी बताया गया है. 6th, resource scarcity, environmental degradation, climate change and unsustainable development. Growth in rich countries and development in poor countries are now threatened by resource scarcity. Okay, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रोथ के पाथ पे चल रहे हो, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाती है. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा, द वेरी फर्स्ट रीज़न हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, देर आर स्केर्स रिसोर्सेज. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स. उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करके आप प्रोडक्शन करते हो, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो इम्पॉर्टेंट है. environmental degradation, because of your production industries development your environment gets degraded, and climate change, because of that there is climate change as well. In the face of rapidly growing demand, particularly by China and India, and supply rigidities in producing nations, the price of petroleum and other raw materials have risen sharply during the past few years, and so has the price of food. So due to rapidly growing demand, why is this rapidly growing demand? Because of increase in population, right? So growing demand की वजह से क्या होता है, सप्लाई कम है. सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि एक तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइस ऑफ पेट्रोलियम बढ़ रहा है, राइट. तो इसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगा फूड का, और उसी के साथ साथ सप्लाई इतना फास्ट रेट पे नहीं बढ़ रहा है जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. In many leading emerging market economies, protection of the environment takes a backseat to the growth imperative. अगर आप ग्रोथ की सोचते हो तो आपको एनवायरनमेंट पे थोड़ा कम देखना पड़ेगा, लाइक एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, राइट, ग्रोथ के लिए. अगर आप एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं हमें हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करना है, डिग्रेड नहीं करना है, तो आपको ग्रोथ को थोड़ा कम करना पड़ेगा. Environmental pollution is dramatic in some part of China, and the Amazon forest is rapidly being destroyed. तो some part of China environmental pollution बहुत ज़्यादा है. Amazon forest is now being rapidly destroyed, पूरा deforestation कर रहे हैं वहाँ पे, and we are witnessing very dangerous climate changes that may have increasingly dramatic effect on life on earth. तो उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस सिर्फ चाइना या सिर्फ अमेज़ॉन रीजन को नहीं फेस करना पड़ रहा है, एंटायर ग्लोबली भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है. दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओनली एडिक्वेटली एनालाइज्ड एंड addressed by a joint effort of all sciences together, a major worldwide cooperative effort and a change in world governance. तो इनको कैसे हम कम कर सकते हैं? थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल नेशंस टुगेदर, साथ में मिलके कम कर सकते हैं. साथ ही साथ जो वर्ल्ड गवर्नेंस है अगर उनको अच्छा कर दें और साथ ही साथ वर्ल्ड गवर्नेंस में थोड़ा चेंज लाएं, तो उस वजह से हम इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं. जैसे अभी ज़्यादा एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाती है. इकोलॉजिकल गवर्नेंस या इकोलॉजिकल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस होता है, तो दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके वजह से हम सस्टेनेबल की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखें एंड डेवलपमेंट की तरफ चलें. सो दिस इज़ द एंटायर फर्स्ट चैप्टर. 1.6 अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया है कि कौन से चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या है उस चैप्टर में. सो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वैसे भी चैप्टर्स देखने ही वाले हैं इन डेप्थ. मेथड कौन सा टेक्स्ट ने अडॉप्ट किया है तो वो भी यहाँ पे लिखा है, वो आप एक बार सिर्फ रीड कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, क्या है मेथड, वो सारा दिया है. नेक्स्ट
जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम थियोरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे उन थ्योरीज़ को समझने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जितने भी है वो हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।